Welcome to my channel. Today we talk about ये सबसे पहले हम बात करेंगे prepositions of place की। मतलब जब हम place के लिए prepositions का यूज करते हैं तो कौन सा preposition कहाँ लगाएं। जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने है on और दूसरा है above। इन दोनों का फर्क क्या है इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले on को समझना जरूरी है क्योंकि ये जो on है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग है। on की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है पर या ऊपर, लेकिन हम कब यूज करें इसका, क्योंकि above भी है, कभी कभी हम over का भी यूज करते हैं, on to का यूज करते हैं, ये सब को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ऑन का यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ सतह को टच करते हुए रखी हो। तो मान लीजिए कि ये जो पेन है ये मेरे हाथ पर है तो मैं बोलूँगी द पेन इज़ ऑन माई हैंड, ये एक सतह हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने दिखाया ये फ़ैन, ये भी हम इसके लिए भी ऑन का यूज़ करेंगे। ये जो सीनरी या फिर फ्रेम कह लीजिए ये जो दिख रही है इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो कैसे, तो आप ऐसे समझिए ये एक कमरा है, ठीक है। ये जो कमरा है इसमें ये जो ज़मीन होती है फ्लोर, इसके लिए तो हम ऑन का यूज़ करते ही हैं। साथ ही साथ जो ये वॉल होता है अगर इस पर भी कोई चीज़ टंगी हुई है तो क्योंकि ये भी एक सतह है इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये जो सीलिंग होती है छत, इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये भी एक सतह है। तो सतह चाहे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, हम तीनों के लिए ऑन का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं एक शेल्फ है, इस शेल्फ पर ये क्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो हम बोल रहे हैं द क्लॉक इज़ ऑन द शेल्फ, लेकिन ये जो शेल्फ है ये खुद इस वॉल पर है तो हम बोलेंगे द शेल्फ इज़ ऑन द वॉल। उसी तरीके से ये जो फ्रेम है इसे भी हम बोलेंगे द फ्रेम इज ऑन द वॉल, और ये जो फैन है द फैन इज ऑन द सीलिंग। क्लियर। आपके घर में चारों दीवारों पर जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस पर रखी हुई हैं, उससे लगी हुई हैं। अब आते हैं अबव। तो अबव का भी मतलब होता है ऊपर, लेकिन सतह को टच न करते हुए, ठीक है। यहाँ ये जो है ये शेल्फ है एक, इस शेल्फ को ये घड़ी टच नहीं कर रही है तो ये जो घड़ी है इसके लिए हम बोलेंगे ये घड़ी इस अलमीरा के या शेल्फ के ऊपर है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द क्लॉक इज अबव द शेल्फ। लेकिन क्योंकि वॉल की अगर हम बात करेंगे तो इस वॉल पर अगर बोलना है तब हम बोलेंगे ऑन द वॉल। दिस क्लॉक इज अबव द शेल्फ एंड दिस क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है। समझ में आ गया आपको बेसिक डिफरेंस इसमें। अब आप इसमें गलती नहीं करने वाले। अब आते हैं इन को समझते हैं और एट को समझते हैं। ये आप जानते हैं कि जब कोई एनक्लोज्ड स्पेस होता है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, अगर कोई चीज़ यहाँ सेंस दोनों ही देते हैं और कई बार आप देखते हैं कि लोग कहते हैं मैं घर में हूँ फिर भी वो बोलते हैं आई एम एट होम, ठीक है। तो इन द होम क्यों नहीं बोलते, इस चीज़ को समझना इस तरीके से समझिए इसको कि जो घर होता है तो घर में आप जानते हैं कमरे तो होते हैं लेकिन घर में ही ये गार्डन भी है। तो जब हम बोल रहे हैं आई एम एट होम तो इसका मतलब ये है कि मैं घर में कहीं भी हो सकती हूँ। हो सकता है मैं गार्डन में हूँ, हो सकता है मैं छत पे हूँ, हो सकता है मैं कमरे के अंदर हूँ। तो एट जो है वो बताता है लोकेशन को, अ पॉइंट। तो जब हम एट होम बोलते हैं तो वो घर की लोकेशन है, मैं घर में कहीं भी हो सकती हूँ। और जब इन बोला पर्टिकुलर तो हम कमरे की बात करते हैं, वो एनक्लोज्ड स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। दे आर इन द रूम, ये कमरे में है तो बोलेंगे कि दे आर इन द रूम। और यहाँ पे ये अपने घर के गार्डन में है तो हम बोलेंगे दे आर एट होम, ठीक है। वेट नहीं करते, बस रूल समझकर छोड़ देते हैं, तब हमें भी ऐसी ऐसी कंफ्यूजन्स आएंगी कि यार क्या बोलूँ, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक या आई एम गोइंग टू अ वॉक, आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी या आई एम गोइंग टू अ पार्टी। और ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हमारी फ्लुएंसी को हिंडर करती हैं, हमें परेशान करती हैं और हम सोचते हैं कि यार हिंदी में ही बोल देते हैं। तो रोज की किचकिच से अच्छा है एक बार पढ़ लेते हैं ना। एक और सेंटेंस, ये मेरे बजट से ऊपर जा रहा है। अब ग्रामर तो पढ़ी नहीं है, हम कुछ भी बोल सकते हैं तो हम बोलेंगे इट इज गोइंग ऑन द टॉप ऑफ माई बजट। गलत है क्या? अब अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको ग्रामर की ये यूनिट पढ़नी है तो लेट मी वेलकम यू होल हार्टेडली एवरीवन। Today we are going to unlock 30-second video of our free spoken English course, right? और देखो मेरा इंग्लिश पढ़ाने का सिर्फ एक ही रूल है, पहले स्टूडेंट को टेंसेस के थ्रू कॉन्फिडेंस दे दो कि वो ब्रोकन इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलने लगे। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप टेंसेस की हेल्प से रोज एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हो, पहले वो सीखे हैं हमने इस कोर्स में। अब सेकंड लेवल पर हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स ग्रामर स्ट्रक्चर्स सीखेंगे और अपने सेंटेंसेस को एरर फ्री बनाने की कोशिश करेंगे कि यार मैं
खुद से फाइंड आउट कर पाऊँ कि मिस्टेक हुई कहाँ है। रिटन इंग्लिश के लिए भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन अगर आप आइल्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, चलो पार्क में से शॉर्टकट लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्टकट द पार्क। अब देखो क्या हुआ कि मे बी ये बीच में पार्क है, हम यहाँ पर हैं, तो हमने कहा यार ऐसे घूमकर जाने से अच्छा है ऐसे चलते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर जाते हो, इस मूवमेंट को दिखाने के लिए आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं अक्रॉस। तो इंग्लिश हो गई लेट्स टेक अ शॉर्टकट अक्रॉस द गार्डन या अक्रॉस द पार्क। मतलब इस पार्क में अगर हमें जाना है तो हम यहां से यहां जाएंगे, और इस मूवमेंट को दिखाने के लिए हमने प्रीपोजिशन यूज करी है अक्रॉस। अक्रॉस का दूसरा यूज समझते हैं। अब देखो, सड़क को भागकर पार मत करो। अब यहाँ पर बच्चे हैं, वो ऐसे कूद रहे हैं और मैंने कहा अरे सड़क को ऐसे भागकर मत पार करो या क्रॉस करो। अब यहाँ पर भी डोंट रन अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड क्या मूवमेंट दिखा रहे हैं कि यहां से यहां मत जाओ ऐसे भागकर। डोंट रन अक्रॉस द रोड। अब अगर आपको कहना है कि स्टोर सड़क के उस पार है, तब भी आप अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और स्टोर यहाँ पर है और हम कहना चाहते हैं कि स्टोर उस पार है सड़क के, तब भी अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज होगी और ट्रांसलेशन होगी द स्टोर इज अक्रॉस द स्ट्रीट, द स्टोर इज अक्रॉस द पार्क, या किसी भी चीज के पार है। तो अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स सड़क के उस पार मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। कहां पर? आप ट्रांसलेट करके सेंटेंस को कंप्लीट करें। अच्छा, अक्रॉस का एक यूज और है। अक्रॉस का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब हर जगह। जैसे लोग मोबाइल फोन पूरी दुनिया में यूज करते हैं। पीपल यूज मोबाइल फोन्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब हर जगह, एवरीवेयर। अब आप ट्रांसलेट करें, पूरे कंट्री के स्कूल्स बंद हैं। पूरी कंट्री में स्कूल्स बंद हैं। अक्रॉस वर्ड की हेल्प से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर। हमारा नया सोफा डोर से अंदर नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, राइट। अब देखो इसमें क्या है, अक्रॉस में क्या था, 2D थी, मतलब 2 डायमेंशनल एरिया था। बस सरफेस पे हम ऐसे चलने की बात कर रहे थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर थ्रू में क्या है, 3 डायमेंशनल एरिया है। मतलब 3 डायमेंशनल एरिया की उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर से होकर जाएगी, तब हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे थ्रू। और इसकी इंग्लिश है आवर न्यू सोफा डजंट फिट थ्रू द डोर। इसे ऐसे ही याद कर लो, कम वर्ड मत लगाना, इसको ऐसे ही बोला जाएगा, या इट डजंट फिट थ्रू द डोर। ये सोफा हो सकता है, टेबल हो सकता है। सो दिस टेबल डजंट फिट थ्रू द डोर। देखो, जब भी ग्रामर पढ़ो, एग्जाम्पल्स बिल्कुल रियलिस्टिक होने चाहिए। Preposition, a word that show relation between noun and pronoun. एक वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन को बताता है। एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, उन दोनों के रिलेशन, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसको जो वर्ड बताता है उसी को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन आज हम लोग प्लेस का पढ़ेंगे। प्लेस के लिए कौन कौन सा प्रीपोजिशन